It is sixth lecture of romantic poetry in year 2107. In this lecture, we learned two poems of William Wordsworth. William Wordsworth, as we have discussed already, is a famous poet of romantic era, and he is the pioneer person who started romantic era. So, two poems in which one is the solitary reaper, and second, the word is too much with us. So, starting from the first poem, first of all, we learn what is this poem. The poem was written on November 5, 1805 and published in 1807 in poems in two volumes. Poems in two volumes. It is the name of his book. In this book, this poem was published. And this poem having four stanzas, each stanza having 8 lines. And iambic tetrameter was used. One is pentameter, iambic pentameter. One is iambic tetrameter. Means in this writing in this stanzas, he used 4 meters. Every meter having one unstressed, second is stressed syllable. यानी इसमें 4 अनस्ट्रेस और 4 स्ट्रेस सिलेबल हैं एक लाइन में पहला अनस्ट्रेस दूसरा स्ट्रेस तीसरा अनस्ट्रेस चौथा स्ट्रेस इस तरह वन बाय वन ये स्टेप इसने चलाया है तो ये राइमिंग स्कीम अगर हम म्यूजिकल फ्लो देखने जाए ना किसी पोइम का तो इसी राइमिंग स्कीम से बनता है द राइम्स की समटाइम्स ए बी सी डी 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 ई ई और ए बी ए डी सी सी डी डी इस स्लाइड के एंड पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये राइम स्कीम को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं ए बी सी डी या डी डी ई ई या ए बी ए डी सी सी डी डी के जरिए तो इस स्लाइड की आखिरी स्लाइड में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे पहले हम ओनली जनरल आइडिया इसका ले रहे हैं कि पोइम में क्या क्या है Detail about poem. The poem is based on someone else's experience. This poem is not experienced by the Wordsworth himself. Wordsworth is reading some person other's experience and writing this poem about his experience. The other person that having this experience was Thomas Wilkinson, and the book name is Tours to the British Mountains. And this passage inspired Wordsworth. So Wordsworth has writing about this poem. In this poem, the writer that is not Wordsworth, other person from which this passage is taken from that person. तो उसमें वो पढ़ता है कि वो एक जगह से गुजर रहा है पहाड़ी इलाके से जहाँ एक फीमेल जो है वो अकेली खड़ी है एक गाना गा रही है खड़ी नहीं बल्कि वो कटाई कर रही है एक फसल की उसके हाथ में जिसे हम आमतौर पर द्रांति बोलते हैं इंग्लिश में उसे सिक्कल बोलते हैं उसके हाथ में सिक्कल है जो कर्व एक दंदाने वाली चीज होती है जिसके लिए फसलों को काटा जाता है तो वो स्कॉटलैंड की लड़की को वहां पे देखता है जो फसल काट रही है और झुक के फसल काटते हुए साथ साथ एक गाना गा रही है लेकिन गाना जो है स्कॉटिश लैंग्वेज में है स्कॉटिश लैंग्वेज भी गैलिक लैंग्वेज जो है स्कॉटलैंड की गैलिक लैंग्वेज में है और उसमें गैलिक लैंग्वेज में सॉन्ग है जो राइटर है उसको उस गाने का एक वर्ड भी समझ नहीं आ रहा लेकिन वो उस गाने की जो मौसीकी का फ्लो है जो उस गाने में फीमेल का जो आवाज का उतार चढ़ाव है उसका इंटोनेशन पैटर्न है उससे वो अंदाजा लगाता है कि ये गाना जो है बहुत सैड है और उसी उसी की गाने का जो बोल है जो अंदाज है उससे राइटर कहता है कि मैं यहीं पे खड़ा रहूं इसका गाना सुनता रहूं कि और ना जाऊं तो वो इसके बारे में कहता है दैट इज स्वीटेस्ट ह्यूमन वॉइस आई एवर हियर्ड एंड दिस हैव वॉइस हैविंग मेलनकली मेलनकली मींस कि वो गमगीन सॉन्ग है लेकिन गमगीन सॉन्ग तो है फेल्ट डिलीशियस दैट इज वेरी डिलीशियस लॉन्ग आफ्टर देयर वर heard no more as kitty in the northern anthology English literature राइटर कहता है कि ऐसा सॉन्ग उसने इससे पहले कभी भी नहीं सुना so that is a summary of the poem the poem is written in the first person मीन सम पॉइंट जो लिखी जाती है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करते हुए लिखी जाती है जैसे मेरा ये एक्सपीरियंस है मैं अपने तौर पे उसको लिख रहा हूँ हालांकि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट नहीं बनते सूली तौर पे क्यों वर्ड्सवर्थ किसी और की वर्डिंग को अपनी वर्डिंग में ढाल रहा है कह सकता है उसने ये एक्सपीरियंस किया ये नहीं वो कह रहा बल्कि कह रहा है मैंने ये एक्सपीरियंस किया इसको उसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया
It will be classified as pastoral, describing a scene from the country life. Pastoral means देहात का, जहाँ पे फसलें उगाई गई हैं, उस एरिया का है कंट्री साइड. पोइम इन डोमिनेटेड बाय वन सेंट्रल फिगर, और इस पोइम में वन ही सेंट्रल फिगर है जिसके बारे में अभी हमने बात की है. एक स्कॉटलैंड की गर्ल है जो अपने वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो उनकी अपनी लैंग्वेज है, उसमें गाना गा रही है. और द सेंट्रल आइडिया इज हाउ डीप मेलनकली प्रोजेक्ट्स फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. तो इसमें हमें एक लैंग्वेज के स्टूडेंट होने के नाते, हम बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि बाज़ दफ़ा हम इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते हुए हमारी इंग्लिश में डेप्थ नहीं होती. वही अगर बात अगर हम पंजाबी या उर्दू में करना चाहें तो उसमें हमारी डेप्थ होती है. तो उस डेप्थ से ही मीनिंग समझ लिया जाता है. जैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड की लड़की जिस लैंग्वेज में गाना गा रही थी, राइटर को उस लैंग्वेज के एक वर्ड का नहीं पता था कि ये लैंग्वेज में क्या गा रही है, लेकिन उसकी जो टून थी, उसकी ले थी, उसे पता चल रहा था कि ये एक सैड सॉन्ग है. Now we are starting the first stanza of the poem. Behold her single in the field, you solitary highland lass. Behold her means I am observing, I am seeing a girl who is working alone in his fields, and he is all alone highlandless, and he is a girl that is from the highland. That is the first stanza, and that is its explanation. You can learn this if you are unable to understand anything. So, rapping and singing by herself, stop here or gently pass, means the girl was cutting the weeds, cutting the grains from the field and singing by herself. स्टॉप हियर और जेंटली पास, कोई वहाँ खड़ा होकर इसका गाना सुने या पास हो जाए, उसे इससे कोई नहीं था, वो अकेली खड़ी गा रही थी. तो कह रहा है कि मैं भी वहाँ पे रुक गया उसकी आवाज़ और उसकी जो था ना गाने को सुनने के लिए. That was first stanza. Now we are going to second stanza. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. तो अकेली ही कटिंग द ग्रेन, दाने को काट रही थी, गंदम की फसल को काट रही थी, साथ साथ वो एक गमगीन गाना गा रही थी. एंड all listen for the wail profound is overflowing with the sound. तो कह रहा है ये वैली है, ये जो पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई एक आबादी है, उसके अंदर उसकी आवाज़ जो है वो गूंज रही थी, और उसकी साउंड जो है उसकी आवाज़ का ओवरफ्लो कर रहा था. कह रहा है कि वो आवाज़ ऐसी थी कि मैं उसके ओवरफ्लो को फील कर रहा था. नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड स्टांजा. नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट, मींस कि नाइटिंगेल ने भी कभी ऐसा गाना नहीं गाया होगा जैसा गाना ये गा रही थी. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. कि अरब के सहराओं के अंदर जब कोई मुसाफिर जा रहे होते हैं, उनको वेलकम करने के लिए, उनको देख के जैसे नाइटिंगेल गाना गाती है, इसका गाना उसके गाने से भी ज़्यादा अच्छा था. अब नाइटिंगेल जो गाना गाती है, इसने नाइटिंगेल की यहाँ एग्जांपल दी है. उसकी वजह ये है कि नाइटिंगेल जो है वो दिन को भी गाना गाती है और रात को भी गाती है. अक्सर परिंदे जो है दिन को गाते हैं, रात को नहीं गाते, लेकिन नाइटिंगेल जो दिन को भी गाती है और रात को भी गाना गाती है. दैट इज फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्टांजा. तो जो बातें हमने अभी की हैं वो इसके अंदर है. दैट इज फोर्थ स्टांजा. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड. हमारे यहाँ जो है ना, सर्दियों को अच्छा समझा जाता है कि सर्दी का मौसम, हम उसे खुश होते हैं कि सर्दी आ रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, स्प्रिंग आ रहा है. लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी को अच्छा समझा जाता है. गर्मी के बाद यकदम जब स्प्रिंग, और स्प्रिंग के बाद सर्दी के बाद स्प्रिंग जो निशानी होती है गर्मी आ रही है, उस चीज़ को वो बहुत अच्छा फील करते हैं. तो स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए वो आमतौर पे कुकू बर्ड जो है वो गाता है गाना. उसके गाने को निशानी समझा जाता है कि अब जो है स्प्रिंग आ रही है, आ रहा है और मौसम चेंज होने वाला है. लेकिन यहाँ पे वो उसी को एग्जाम्पल दे रहे हैं. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्थेस्ट हेब्रिड्स. हेब्रिड्स स्कॉटलैंड के अंदर जजीरे हैं. स्कॉटलैंड का दूर दराज यानी मेन इलाके से जो दूर दराज जजीरा है, वो
हैब्रिड्स है। तो हैब्रिड्स के आसपास कुकू बर्ड जब गाता है तो ये निशानी होती है कि ये स्प्रिंग के आने की अलामत है, ये गर्मी के आने की अलामत है। तो यहाँ पे उसी चीज को कह रहा है कि उसकी आवाज जो है, पिछले स्टांजा में इसने कहा था कि जो है ना, उसकी आवाज नाइटिंगेल की चांटिंग उसके गाने से भी ज्यादा अच्छी है। यहाँ ये कह रहा है कि थ्रिल जो है ना इसके सॉन्ग की, वो थ्रिल भी उनके सॉन्ग से अच्छी है जो है ब्रीज में कुकू बर्ड स्प्रिंग के शुरू में गाता है। तो इसमें कुकू बर्ड जो है ना स्प्रिंग को वेलकम करने के लिए सारा कुछ करते हैं, इसलिए उनको इसने एग्जांपल दी है। दैट इज फिफ्थ स्टांजा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी बात की है कि हम अगर मदर टंग में भी बात करते हैं तो उसमें हमारा लहजा, हमारा टोन, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज में अदर देन जो है ना नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं तो तब हमारी टोन जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे वो जो है ना अपनी मदर टंग में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में गा रही है, तो इसलिए इसकी टोन ऐसी है कि राइटर सोचने में मजबूर हो गया, विल नो मट टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कि मुझे नहीं पता वो क्या गा रही है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप गाना सुने, आपको ये ना पता वो गाया क्या जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आप जो है उसकी टोन, उसकी लेस को सुनने के लिए बेचैन हो जाएंगे, मैं पूरा गाना सुनूंगा। तो यही बात यहाँ पे पर है। द plentive numbers flow for old unhappy far off things। प्लेंटिव नंबर्स फ्लो यानी गाने का जो फ्लो है वो शो कर रहा है कि ये ओल्ड गाना है, अनहैप्पी है, सैड सॉन्ग है, और फार ऑफ थिंग जो चीज़ों से बहुत दूर है, एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, या फिर ये जो बहुत पुरानी जंगें हुई थी उनके बारे में गाना बना हुआ वो गाया जा रहा है। तो ये उसका अपना गैस है कि ये जो है सॉन्ग की लेस है कि ये गाना इस बारे में हो सकता है। दैट इज सिक्स स्टांजा। और इज इट सम मोर humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again। Humble मीन सैड सॉन्ग, तो ये जो है तो सैड सॉन्ग हो सकता है और इसका मैटर फेमिलियर हो सकता है आज के दिन के लिए, या इस लड़की को कोई नेचुरल सॉरो है, यानी ये जो गाना गा रही है ये गमगीन तो है, या तो ये गमगीन है पुराने दौर के किसी बैटल फील्ड के बारे में गाना गाते हुए, या फिर उसका पर्सनल मैटर है जो नेचुरल है, सॉरो है उसके साथ, या कोई लॉस है, कोई पेन है इसके साथ जो जिसकी वजह से ये गाना गा रही है। एंड मे बी अगेन वो दोबारा उसी के बारे में सोच रही है कि वो पेन एंड लॉस जो है उसी के बारे में सोचते सोचते गाना गा रही है। दैट इज सेवन स्टांजा। वट एवर द थीम द मेडन sang। अब राइटर कह रहा है, वर्डवर्थ कह रहा है कि पता नहीं वो क्या थीम है जो ये लड़की मेडन, जो ये औरत गाना गा रही है। एज इफ a song could have no ending, I saw her singing at her work। अगर ये गाना एंड ना करती तो मैं भी यहाँ खड़ा इसे देखता रहता, इसका गाना सुनता रहता है। ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो झुकी हुई है और झुक के सिकल बेंडिंग अपनी द्रांति के साथ घास को काट रही है, इज कटिंग विद सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ कटिंग द grain। दैट इज इट्स स्टांजा। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल। अब गौर से देखें कि वो गाना सुन रहा है, गाने के अल्फाज भी उसे समझ नहीं आ रहे, सिर्फ उसे उसकी मौसीकी, उसकी ले समझ आ रही है। इसके बावजूद वो कह रहा है लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं उसके गाने को इतनी महवियत से सुन रहा हूँ कि मैं हिल ही नहीं रहा, एक जगह में स्टैचू बन गया हूँ। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे जैसे मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा हूँ, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई गो, तो मेरे दिल में जो म्यूजिक है वो दोबारा यही म्यूजिक बज रहा है। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हेयर नो मोर, मैंने बहुत ऐसा पहले भी ये गाना सुना था, लेकिन अब भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उसकी इमेजिनेशन करता हूँ, तो वो गाना मेरे दिल में दोबारा बज उठता है। तो वो कह रहा है कि मैं उस इलाके से बहुत दूर आ गया हूँ, मैं पहाड़ियाँ चढ़ के दूसरी पहाड़ी पे आ गया हूँ, तीसरी पे आ गया हूँ, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी, उसका जो सॉन्ग का जो मीनिंग था, जो सॉन्ग की लेयर थी, वो अभी तक मेरे दिल में, मेरे दिल का हिस्सा बनी हुई है। तो इस सॉन्ग, सिर्फ सॉन्ग उसके लिए अहम नहीं था, वहाँ जो इन्वायरमेंट था, एक नेचर के करीब का इन्वायरमेंट था, पेस्टोरल एरिया था, देहाती एरिया था वहाँ। गंदम की कटाई या फसल की कटाई हो रही थी, कटाई की सिर्फ एक लड़की कर रही थी, और वही लड़की वहाँ पे साथ साथ गाना भी गा रही थी।
तो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग जो है नंबर 1 पे रिफ्लेक्शन एंड रोल ऑफ मेमोरी इन creation of art. Whenever you want to create any art, your memory and your रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में तब तक आप उसके बारे में आर्टिस्टिक काम नहीं कर सकते. क्लोज एसोसिएशन विद नेचर, नेचर एज सोर्स ऑफ सेरेनिटी एंड पीस. कि जो नेचर है ये अमन का इजहार करती है, ये अमन देती है. इसके अंदर किसी भी चीज़ के मज़े को दोबाला किया जा सकता है, जैसे इसके सॉन्ग का मज़ा इस नेचर की वजह से दोबाला हुआ. सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी और रस्टिक लाइफ. के देहात की ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे एरिया में जो मिजरीज आ चुकी हैं वो मिजरीज रस्टिक एरिया में, देहाती एरिया में अभी नहीं है. General analysis of the poem will be that the language of the poem is simple and close to language of common people. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रोमांटिक इरा की पोइट्री और दूसरे जो इराज थे उनकी पोइट्री में ये मेजर फर्क है कि रोमांटिक इरा में जो लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल की लैंग्वेज यूज हुई है. इसमें हीरो भी आम पर्सन है. आप अगर इससे पहले रोमांटिक इरा से पहले वाली मूवमेंट में जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितना भी लिटरेचर का काम हुआ, उसमें कॉमन पीपल पे नहीं लिखा जाता था. उसमें लिखा जाता था तो इलियट क्लास पे लिखा जाता था. कभी बादशाह के बारे में. वर्ड जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर की 6 बुक्स हैं जो सिर्फ बादशाहों के बारे में है. उसके बाद यानी उस दौर में जो हेनरी सिक्स था वहाँ का बादशाह, उसी के बारे में है. और उसके बाद जो है अदर उसकी बुक्स वो तमाम इलियट क्लास है, कहीं भी ले मैन कॉमन मैन का यूज नहीं किया गया. तो यहाँ पे जो है इसने क्या किया, कॉमन पीपल को लेके आया इस पोइम में. द सेटिंग ऑफ द पोइम इज रस्टिक एंड एम्फसाइज्ड इन द ऑन द गर्ल्स आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड. के तमाम इंजॉयमेंट दूसरों के साथ मेल जोल में नहीं है, आइसोलेशन में भी जो इंजॉयमेंट है वो एक अपनी है, जैसा कि आजकल हम सब क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं. That was the end of the first poem. Now we are going to the second poem of this lecture, sixth lecture. The word is too much with us. The name of the poem is The Word is Too Much with Us. This is poem also written by William Wordsworth. The theme of this poem is you have to save your time, your precious time, uh, to observe by observing the beauty of nature. Don't waste your time by the issues of the society. So हमारे यहाँ यही फिनोमिना पाया जाता है कि हम छोटा छोटा मैटर, अब हुकूमत के बारे में, सियासत के बारे में, किसी ऐसे मैटर्स के बारे में बहस शुरू कर देते हैं जिस पर हमारी ग्रिप नहीं होती चेंज करने की. जबकि हम वही टाइम अगर नेचर या ब्यूटी को एंजॉय करने में लगाएं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है. So that was the theme of The Word is Too Much with Us. It is starting from the word is too much with us, late and soon, getting and spending. We lay waste our hours. तो वर्ड हमारे साथ इतनी है कि अगर हम इनमें से किसी एक पर्सन के मैटर्स को डिस्कस करने लगे तो उसी पे हमारा सारा टाइम खत्म हो जाए. और we lay waste our past, little we see in nature that is ours. हम दूसरों के मैटर्स, दूसरों के मामलात में इतनी गुफ्तगू करते हैं कि सारा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं. और नेचर जिस जो हमारा रियल सोर्स ऑफ नॉलेज है उसको हम बिल्कुल भी नहीं देखते. हम बहुत कम टाइम देते हैं नेचर को. आप खुद ऑब्जर्व कर लें कि आपके आसपास कितने चीज़ें हैं, नेचुरल हैं. हम उनके बारे में अगर गौर करें तो हम हजारों किस्म की चीज़ें उसमें ढूंढ सकते हैं, हजारों किस्म के हम उसमें आर्गूमेंट्स देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते. वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे a sordid boon, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be bowling at the hours, and are up gathers now like a sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God. I'll rather be a pagan suckered in a creed outworn. इसकी जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमारे साथ साथ इसकी इंट्रोडक्शन में डिटेल्स दी हुई है. So little we see in the nature that we see nothing relatable to ourselves in nature. कि हम दूसरों के मैटर में इतना डिस्कस करते हैं कि हमारे रिलेटेड जितनी भी नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हम उन पर गौर ही नहीं करते. वे गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉर्बिड बोन. हमने अपने दिलों को
अवे कर दिए किसके लिए, सॉर्बिड मटेरियलिस्टिक थिंग्स के जरिए, कि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने खो गए हैं कि हम नेचुरल जो वर्ल्ड है उसको देखते ही नहीं है। दिस सी दैट बेयर्स आर बॉसम टू द मून, मीन्स के दरिया पर, समुंदर पर अभी भी चांद वैसे ही चमकता है, अभी भी चांद जो है चमकता है दरिया पर, और जो है 24 घंटे हवाएं समुंदर के किनारे वैसे ही चलती हैं जैसे चलती होती हैं। एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और वहाँ अब भी फ्लावर्स जो है ना, तमाम लोग हम वहाँ पे इकट्ठे तो होते हैं लेकिन नेचर को एंजॉय नहीं करते। स्लीपिंग फ्लावर मीन डेड फ्लावर, हम वहाँ डेड फ्लावर्स की तरह लेट पड़े होते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, यही वजूहत है कि हम जो है हमारे सराउंडिंग से क्या है, कटे हुए हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के साथ मिले नहीं हुए। एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई डेदर बी, इट मूव्स अस नॉट, ये हमें बिल्कुल मूव के काबिल नहीं बनाती। इट डज नॉट फेज अस आई वुड रेदर बी sucked into an overdated religion, mean everything we are out of tune, it moves us not, ये हमें मूव करने का भी छोड़ती नहीं है, मटीरियलिस्टिक वर्ड है, हम इस वर्ड से ही छुटकारा नहीं पाते। ग्रेट गॉड आई रेदर बी अ पैगन suckled in a creed outward, यहाँ जो है ना राइटर जो है वो हल्का सा जा रहा है इसकी तरफ, अ पैगन सक्कर्ड इन अ क्रीड आउटवर्ड, कि एक पैगन जो है एक ऐसा पर्सन जो किसी भी खुदा को, किसी भी अल्लाह को नहीं मानता, वो फंस गया है ऐसे लोगों में जिनके अकीदे पुराने हैं, जिनके अकीदे रिलीजियस हैं। रिलीजियस पर्सन में ऐसा पर्सन फंसता है जिसका बिल्कुल भी अल्लाह पर भरोसा ना हो, अल्लाह पर यकीन ना हो, तो उससे क्या हालात होते हैं। यही हमारा हाल है कि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने फंस गए हैं कि हमें जो रियल नेचर को समझना और उसे इंजॉय करना था वो नहीं कर रहे। सो माई आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लायंटली, मीन्स हमें कभी कभी हमें कभी कभी स्टैंड खड़े हो जाना चाहिए इन प्लायंट ले मीन्स इन दिस मेडोज, यहाँ जो चरागाहें हैं, सर सब्जा है आसपास, उस पर हमें कभी कभी तवज्जो देनी चाहिए, उनको देख लेना चाहिए। हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, यानी यहाँ ऐसे मनाजिर हैं जो मुझे हैप्पी कर देंगे, जो मुझे मेरे गम को गलत कर देंगे, जो मेरे गम को कम कर देंगे। हैव साइड ऑफ प्रोटस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटस ये स्कॉटलैंड या ग्रीक मेथोडोलॉजी में एक गॉड है, कह रहा है कि ये प्रोटस ऐसा लगता है जैसे सी से प्रोटस यानी गॉड ऑफ द सीज या गॉड ऑफ द ओशियन जो है वो आ रहा है सामने। और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ग्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, या फिर ये जो है ना ट्रिटॉन, ये भी एक इनका गॉड है, या फिर ट्रिटॉन ब्लो हिज रेदर्ड हॉर्न, वो अपने कवर्ड हॉर्न को समुंदर से ऊपर निकाल के देख रहा है। यानी अगर हम इंजॉय करना चाहें तो वैसा इंजॉय कर सकते हैं जैसा हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे ये पोइम इतनी ही थी जितनी हमने पढ़ ली है, यानी यही जो है इसकी लाइंस हैं। अब हम इसका एक दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फिगरेटिव लैंग्वेज हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोइम्स या जो लिटरेरी डिवाइसेस जो पोइट्री के अंदर यूज होती हैं वो कहीं और बहुत कम यूज होती हैं। तो इसके अंदर मेटाफोर, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स, ये तमाम जो 3-4 लाइंस हैं ये मेटाफोर है। द एग्जांपल compares the beautiful scene of nature to dead flower, तो ब्यूटीफुल सीन ऑफ द नेचर जो है हमारे यहाँ डेड फ्लावर की तरह है और गार्बेज की तरह है, बीइंग पुश्ड अवे एंड इग्नोर्ड, कि हम जिस तरह डेड फ्लावर को उठा के बास्केट में फेंक देते हैं, इस तरह हम नेचर के इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन थिंग्स को जिनको एंजॉय करना चाहिए उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको गार्बेज में डाल देते हैं। वर्ड वर्ड जो है इनमें अपना गुस्सा शो कर रहा है इन लाइन में, कि जब हम नेचर को निग्लेक्ट करते हैं, कि वो मैं पहले भी बात कर चुके हैं कि नेचर की इबादत करता था, वो क्या था, नेचर की इबादत करने वाला था, हम नेचर को निग्लेक्ट करते हैं। जब हम नेचर को निग्लेक्ट करते हैं तो फिर उस पे वो अपना गुस्सा शो कर रहा है। उसके बाद सेकंड मेटाफर जो इसके अंदर है वो इन ग्रीन लाइंस में है। द सेक्शन रिटर्न टू एम्फसाइज हिज फ्रस्ट्रेशन विद द डिस्कनेक्शन ऑफ नेचर, हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं। और वो ये भी कह रहा है कि
हम नेचर से दूर होकर रिलीजन में अपने आप का सुकून तलाश करते हैं। अगर हम रिलीजन को साथ साथ नेचर को लेकर चलें तो हमारी ये प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर होगी। तो जब हम नेचर को इन इट्स प्राइम टाइम, यानी हर चीज़ का एक प्राइम टाइम होता है, जब नेचर को हम प्राइम टाइम में देखें तो वो उसका एक अपना जो है व्यू होता है। तो अब शुरू में हमने ए बी सी डी वाला राइम स्कीम पढ़ी थी। तो पोइम के हर लाइन, हर स्टांजा का जो एंड हो रहा होता है, उस पहला जो बिगनिंग होगा उसको हमने हमेशा ए ही देना है। अब पहला हो रहा सून पे एंड, सून जैसी आवाज कहाँ है, बून, मून, ट्यून, ये तमाम क्या है, ए। अब देखिए पहले ए, उसके बाद पार्स, आर्स, ठीक है, पार्स भी हो गया, आर्स भी, आर्स फिर आ गया फ्लावर्स, ठीक है। अब क्या इसकी जो फ्लो क्या बना, ए बी, बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, फिर बी। यानी पहले हमने उनकी एंड का जो वर्ड होगा उसकी जो है क्या कहते हैं, राइम को देख के उसे एक नाम दे देना। वो ए से शुरू होगा, जहाँ पे वो राइम चेंज हो रही है वहां पे उसका नेक्स्ट अल्फाबेट हम यूज करेंगे बी। और अगर ए और बी दोनों से सिमिलर कोई भी नहीं आ रही तो हम फिर चले जाएंगे सी की तरफ। अब देखें सी में ये बी पे एंड हो रहा है, बी जैसा कोई वर्ड ऊपर नहीं आया, ठीक है। लेकिन बी, नीचे ली और नीचे सी, तीन वर्ड आ गए, तीनों को हमने सी दे दिया। आउटवर्न, डी, बॉर्न, फॉरलॉर्न एंड हॉर्न, ये तीनों सेम। यानी अगर राइमिंग स्कीम सेम है, जिनके एंड के वर्ड की, जिन स्टांजास के एंड वर्ड की राइमिंग स्कीम सेम है, उनको हम सेम नेम देंगे। और जहाँ जहाँ राइमिंग स्कीम चेंज होती जाएगी वहाँ वर्ड्स चेंज होते जाएंगे। यानी अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए, ए बी बी, ए सी डी, सी डी सी डी। दैट इज कॉल्ड द राइमिंग स्कीम। ये जो हमने अल्फाबेट्स के जरिए इनको नेम दिया है, ये क्या कहलाता है, राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एनालिसिस ऑफ एनी पोइम। जब भी आप किसी भी पोइम का एनालिसिस करेंगे उसके अंदर आपने राइमिंग स्कीम को लाजमी इंक्लूड करना है। थैंक यू, आई होप यू हैव एंजॉयड